हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि यूपी के थ्रू एक पैट का पेपर कराया जाता है। उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे और पैट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही टीचर में टीटी होता है ऐसे ही पैट होता है। और ये जो पैट, इसमें क्वेश्चन है कि आखिर 2025 का पैट क्यों ज़रूरी है, क्यों सभी लोगों को देना चाहिए, इसके बारे में ये आज का टॉपिक है। सभी में इसमें जो भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर करने का प्रयास करूँगा और इसमें सिलेबस पर बात होगी। तो आज हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे कि एक पैट होता है, इसके थ्रू फ्री एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाता है। पैट के थ्रू जो भी वैकेंसी आती है ग्रुप सी की, उसमें ए कंपलसरी रहता है कि पैट आपका होना चाहिए, चाहे उसमें एक नंबर ही क्यों ना हो, बट उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के अकॉर्डिंग मेंस में शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। आप जो पैट की प्रकाशन की तिथि थी वो 2 तारीख को शॉर्ट नोट आया था। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे वो 14 मई से स्टार्ट हैं। कंटिन्यू ऑनलाइन फार्म सबमिटेड हो रहा है और जिन लोगों ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग भी 17 जून तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें एक नंबर ऑफ़ कैंडिडेट होते हैं बड़ी संख्या में, जो 20 से 25 लाख होता है और उसमें जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। उनकी संख्या 1.5 से 2 लाख नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग होती है कि 18 गुना, 20 गुना, 25 गुना ये सब रहता है। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को मॉडिफिकेशन कराना है, किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो वो भी शुल्क जमा समायोजन एवं आवेदन में संशोधन 24 जून तक कर सकता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो पैट है, ये हमारा जो पैट है तीसरी बार पैट होने जा रहा है। इससे पहले 2 पैट हो चुके हैं और जो इस पैट की वैलिडिटी है अदर पैट के अकॉर्डिंग, पहले पैट की वैलिडिटी 1 ईयर 1 वर्ष के लिए वैलिड होता था रिजल्ट आने के बाद। अब जो हम लोगों का पैट होने जा रहा है, तो आप लोग अगर इस बार पैट में अप्लाई करते हैं और अगर आप पैट अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं तो जो भी 3 ईयर के अंडर वैकेंसी आएगी उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया है, इसमें सब कुछ दिया है कि कैसा क्या करना है। इसमें जो फ़ोटो वाली बात है, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड ब्लू कलर का रखना है या वाइट कलर का, इसमें बताएंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसको पढ़ के सुना रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश इतने इतने 20 नवंबर 2020 को समूहिका के 20 नवंबर 2020 को समूहिका के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली। पहले क्या होता था कि जैसे कोई वैकेंसी निकलती थी उसमें 20 लाख फार्म पड़ जाते थे, 30 लाख। तो 2020 में एक प्रणाली बनाई गई थी कि द्विस्तरीय परीक्षा ली जाए। पहले जो पैट क्वालिफाई होंगे वही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। प्रदान किया गया था। उक्त शासनाधीन के क्रम में उक्त तिथि दिनांक 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूहिका के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन संबंधी कार्रवाई द्विस्तरीय प्रणाली में होगी। यानी 2020 के पहले 1 वे में होती थी, अब 2 वे। 2 वे कैसा? 1 वे पैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, और 2 वे मतलब जो भी मेंस एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को शॉर्ट किया जाएगा। आप इसका पूरा फुल फॉर्म ये है, UPSSC पर जाके .government.in पर वेबसाइट पर जाके आप लोग देख सकते हैं सब कुछ। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता कंपलसरी है और इसमें ये बता दिया है कि जो अनुभाग 3 है, कार्मिक अनुभाग, ये सब जॉब में होते हैं। जब भी आप ROA बड़ी तैयारी करेंगे, अनुभाग 3 के शासनादेश ने 2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में सूचित किया जाता है कि PET का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। परीक्षा प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए। इसमें नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि जो इस बार का पैट है वो 3 ईयर के लिए वैलिड कर दिया गया है। इससे पहले 1 ईयर था और ये कब से किया गया है? 28/4 यानी 28 अप्रैल से के बाद जो भी पैट हो रहा है वो वैलिड माना जाएगा।
एक से अधिक प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर वैध। हाँ, इसमें ये है कि अगर आप लोग कोई भी विज्ञापन आ गया वैकेंसी का, तो आप लोग इसमें ये कंडीशन रखी गई है कि किसी भी पैड से आप कोई भी फार्म अप्लाई कर सकते हैं अगर उसकी डेट नहीं निकली है, बट जिसमें ज़्यादा स्कोर होगा उससे आप लोगों को करना है। उसकी शॉर्ट लिस्टिंग उनके आधार प्रारंभिक परीक्षाएं प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज अंकों के आधार पर की जाएगी। अब हम लोग दूसरे उसमें देखेंगे पेज में कि जो भी वैकेंसी है मैंने बता दिया है कि इसमें सामूहिक गा के और खा के पद भरे जाते हैं, अधिसूचनाएं जाती हैं। और उसमें एक और चीज़ है कि अभी उसमें निकल के आ रहा है कि नायब तहसीलदार के 353 वैकेंसी खाली है। तो या तो लोअर पीसीएस से भर्ती थी, लोअर पीसीएस अब कैंसिल करके इधर से ही लोअर 2 करके एक वैकेंसी आती थी, एक बार हुई है, उसके पहले नहीं हुई है ना, अभी लोअर 2 2-3 बार पहले और आई थी। अब जो भी वैकेंसी है वो हो सकता है अध्याचन यूपी पीसीएस को दिया जाएगा। क्यों दे दिया जाएगा? लोअर 2 में भी नायब तहसीलदार की वैकेंसी नहीं मेंशन की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? उसका एक रीज़न है कि नायब तहसीलदार का ग्रेड पे जो है 4200 से बढ़ाकर सीधा कितना कर दिया गया है, 4800 ग्रेड पे कर दिया गया है। अब ये सब बताया गया है कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। और एक चीज़ और है कि अगर आप लोगों ने पहले पैड का फार्म भरा है और अगर आपकी कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, मेंशन नहीं कराना है, तो आप लोग पुराना पैड का रजिस्ट्रेशन डाल के पूरा एज इट इज फार्म फिल कर सकते हैं बिना किसी परेशान हुए। तो इसमें कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। इसमें पैड में हस्ताक्षर वो सब बताएगा कंप्यूटर वाला, हिंदी में होता है, रनिंग हैंड और इंग्लिश में भी होता है। पूरा हिंदी में नाम लिखना पड़ता है, इंग्लिश में राइट हैंड से स्पीड में साइन करना होते हैं। फार्म किसी विवरण भरा जाना, फीस का भुगतान किया जाना, ये सब पूरा हम पढ़ चुके हैं। फार्म का प्रिंट आउट लेना है, अभ्यर्थी का पंजीकरण कैसे कराना है ये, और जो भी इसमें बताया गया है कि इसमें एक रंगीन फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि 6 माह के अंदर हो, वह नमूना हस्ताक्षर की स्पैन प्रति इमेज पुनः अपलोड करनी होगी। तो आप लोग फ़ोटो जो नहीं खिंचाए हैं, और ये रजिस्ट्रेशन वाले में नाम भरना है, पिता बनना है, पति का नाम, पिता पति उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, यानी उस सर्टिफिकेट नंबर वगैरह भरना पड़ेगा। कौन सी कैटेगरी है, जनरल, यूआर में काउंट होते हैं, ओबीसी, एससी, ये सब भरना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल, पता नंबर। ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जब फॉर्म फिल करते समय कोई भी विवरण छूट ना सके और जल्दी शैक्षिक अर्हता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो भरना पड़ेगा। 12th लेवल से होता है, ग्रेजुएशन आप लोग अपलोड सकते हैं। हाई स्कूल, हाँ, जो नॉर्मली हाई स्कूल भी हैं वो लोग, हाई स्कूल इंटर वाले भी इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस आपकी एज 18 होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 11 अंकों का नंबर होगा, तो उसमें काउंट कर लीजिएगा, प्रिंट कर सकते हैं। ये पूरी बताई गई है। इसमें चेहरे की छवि स्पष्ट होना चाहिए फ़ोटोग्राफ में, क्योंकि कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं, बाद में क्या होता है कि उनका फॉर्म गलत हो जाता है और वो लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा किसी कारणवश फॉर्म नहीं हो पाया सबमिट। आप लोग तैयारी करते रहते हैं और बाहर हो जाते हैं बाद में। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक साफ हो, चेहरे के दोनों कान, दोनों का मतलब फ़ोटो की ज़्यादा इन्होंने बताया है कि फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए और उसको बोल देना चाहिए 50। अगर आप लोग घर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसकी फ़ाइल का आकार 50 KB से कम और 100 KB से अधिक ना हो, इसके बीच में होना चाहिए। और जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए फ़ोटोग्राफ का, वो जेपीजी प्रारूप में स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं।
और इसमें बताया है कि यह भी स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप लोग जब भी साइन करेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे साइन जो हैं वो साफ साफ दिखना चाहिए, तो आप लोग क्या कर देते, कैपिटल लेटर में साइन कर देते हैं। कैपिटल लेटर में जैसे जिस किसी का नाम राहुल है, RAHUL लिखेंगे, ऐसे नहीं, पहले प्रकार और दूसरे प्रकार में जो जैसा रनिंग हैंड से लिखा जाता है साइन, तो RAHUL स्टैंडर्ड। जैसे मैं चलो आपको बता दूं, जैसे किसी का नाम है राहुल तो RAHUL, ए जो आपका तरीका है ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं साइन करना है, सीधे RAHUL। ये मैंने साइन सैंपल बताया है, आप लोग जैसे भी चाहें तो रनिंग हैंड से आप लोग स्टाइलिश अपने साइन कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल में किया तो आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। तो जब भी फार्म भरें, कुछ फार्म की वो रहती हैं कि आप लोग अटेंशन ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि फिर बाद में कहने को रह जाता है कि मेरा फार्म हो गया, लास्ट टाइम बहुत अच्छी तैयारी थी। तो फार्म भरने में भी आप लोग अवेयरनेस रखें, जागरूकता रखें। और एक फार्म भरने में एक घोषणा होती है, वो भी उसमें फिल करें बटन। शुल्क का भुगतान आप लोग करेंगे, ये हो जाएगा। और इसमें सब बताया गया है कैसे क्या आप लोगों को करना है। फॉर्म आप लोग अगर घर से भरते, मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग घर से अगर अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं तभी भरें, क्योंकि 50-100 रुपये के पीछे घर से काम करना अच्छा होता है अपना काम, लेकिन उसमें फील्ड में माहिर होना चाहिए। अगर फॉर्म गलत हो गया तो आप लोगों का कैरियर दाव पे लग जाता है, पूरी लाइफ ख़राब, क्योंकि बार बार थोड़ी पैट हो रहा है। अभी कितने टाइम बाद तो पैट हो पा रहा है, 21 वाला, 22-23 अभी हुआ है जाके। अब जो इसमें शुल्क है उसमें 160 रुपये UR की रहेगी जनरल की, 50 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क, पूरा इंक्लूड होके ऐड होके 185 रुपये। और जो भी 50-60 रुपये से लेके 70 रुपये 100 रुपये जो भी लेगा वो कंप्यूटर वाला अपना चार्ज लेगा, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो आपका 250-300 रुपये का फार्म भरना है। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे 12th किए हैं वो लोग सभी बच्चे इसको अप्लाई करें। 18 वर्ष के हो गए हैं और जो भी हाई स्कूल तक हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा है। और सभी बच्चे एक बार भरें, उसको अच्छे से सिलेबस कवर करें, पेपर दे के देखें, जिसका पहला हो आखिरी हो, कुल मिला के फार्म डालना चाहिए। अगर फार्म अप्लाई नहीं किया, अरे कुछ नहीं, कुछ फील्ड में 1 नंबर पे ही ले लिया जाता है, जैसे ANM GNM का फार्म हुआ, स्वास्थ्य विभाग का, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम रहते हैं, पता चला 1000 पोस्ट है और उसके फार्म डालने वाले भी 1000 हैं, तो 1 नंबर पर भी आप लोगों को ले लिया जाएगा। ये फीस का स्ट्रक्चर है, आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आवेदन पत्र में आप लोग संशोधन कर सकते हैं 24 जून तक, 17 के बाद। 1 टाइम पासवर्ड के अकॉर्डिंग ये सब देख लेंगे। जो शैक्षिक अर्हता दी है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हाई स्कूल, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें हाई स्कूल जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने, बट हाई स्कूल का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो 18 वर्ष का नहीं हो पाता है। तो इंटर वाला 18 वर्ष, 17 वर्ष में ये 18 वर्ष का हो जाता है, तो इसका 18 वर्ष वो भी तो होना चाहिए ना, 16 वर्ष में थोड़ी डलेगा। कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म 18 वर्ष सिर्फ एयरफोर्स वगैरह 17.5 लेता, अग्निवीर उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि आप लोग जब भी कभी फॉर्म भरें किसी भी कंपटीशन का, तो एक्चुअल में नंबर डालें, देख के सही से कैलकुलेशन कर लें। अगर बाई डिफ़ॉल्ट मिस्टेक से भी डल गया तो सरकार ये मानती है कि हमने अर्हता तिथि के आप पहले नई कंडीशन फॉलो किए हैं और आपका प्रोविजनली फॉर्म सबमिट किया गया था, तो आप लोगों को
वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को डिबार किया जाता है। तो आप लोग फिर कहीं के नहीं बचेंगे, इसलिए आप लोग बहुत ही सावधानी से अपना फार्म भरें। इसमें दिया गया है, हाई स्कूल तो दिया गया है, बट हाई स्कूल में कोई भी बच्चा 18 वर्ष का नहीं होता है। तो इसमें ये दिया गया है कि 1 जुलाई 2025 को बच्चे पूछते हैं कि सर कितने तक 18 वर्ष के हो जाना चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2025 को अभी फार्म डल रहा है मई में, बट जून और जुलाई, 1 जुलाई 2025 को अगर आप 18 वर्ष के हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो पूर्ण कर ली हो तथा 24 वर्ष से अधिक ना हो। मिनिमम जो एज है उसमें 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है। इसके बारे में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे समझदार हैं, कई बार पैड दिए हैं। यूपी है ये सभी लोग। हाँ, एमपी वाले भी भर सकते हैं, बट उसमें जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अदर स्टेट वाले नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब इसमें सब कुछ दिया है। एज रिलेशेशन एक क्वेश्चन क्वेरी आई थी, कुछ बच्चों के डाउट रहते हैं कि एज रिलेशेशन मतलब आयु में छूट। तो इसमें सब दिया गया है कि कुशल खिलाड़ियों को जो खेल, इसलिए खेलों को बढ़ावा दे रही है सरकार। 5 वर्ष की छूट अनमन होगी, यानी किसी भी फॉर्म में इसमें दी गई है। उनकी वास्तविक आयु से घटाकर ये दिया जाएगा। और SC, SC, OBC, ST शेड्यूल ट्राइब उन लोगों को दिए। स्कोर की वैधता 28/4/2025 क्रम प्राइमरी परीक्षा प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयु की वेबसाइट पर अपलोड किए गई तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे, ये दिया गया है। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कुछ। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। ये पॉइंट है कि सभी लोग ये ज़रूर शो करें कि SC, OBC ये अभ्यर्थी आवेदन अपनी श्रेणी ज़रूर करें, कौन UR का है। आरक्षित वाले ज़रूरी है, नहीं तो उनको UR में काउंट कर लिया जाएगा। और अभ्यर्थी के आय अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय होगा, वो अंतिम होगा। हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। आप लोग को एक और बता दूं पॉइंट, देखो ऑनलाइन टीचिंग सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग इतनी ख़तरनाक है कि इसमें जो भी होता है प्रमुख टीचर ही होता है। क्योंकि कोई भी कमेंट कर दे वो अलग बात है, या लाइव सेशन में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बट जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसमें अपनी अकॉर्डिंग टीचर क्षमता के अकॉर्डिंग ऐसे डाउट क्लियर करता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या पूछ सकता है। उसमें प्रत्येक स्टूडेंट का देखा जाता है कि क्या क्वेरी हो सकती है, आखिर क्या पूछा जा सकता है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि ऑनलाइन टीचिंग टफ़ है ऑफलाइन से। क्यों ऑनलाइन टीचिंग इसलिए टफ़ है वीडियो अपलोड करने में कि जो आप मेंशन कर देंगे वो वीडियो में चला जाएगा। ऑफलाइन हो तो आपने बोर्ड पे कोई गलत लिख दिया बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको टीचर सामने से टोक भी सकता है। बट ऑनलाइन में ये थोड़ी रहता है, इसलिए चूज करते हैं सभी लोग कि ऑफलाइन में 50, 100, 500, 1000 का बैच पढ़ा सकते हैं अधिकतम। ऑनलाइन में बाउंडेशन नहीं है कि कितने कैंडिडेट, सभी लोगों को आसानी से पहुंच सकते हैं। आयु शैक्षिक और इसमें ये बोला है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ मान्य होगी, जैसे 18 वर्ष मानना है उनको मिनिमम 1 जुलाई 25 जुलाई को, तो वो जो हाई स्कूल में वैलिड होगी वही मानी जाएगी। आप लोग कोई प्रमाण पत्र या ऐसे करके करेंगे तो वैलिड नहीं होगी। और आयु शैक्षिक पुष्टि अंक पत्र प्रमाण पत्र उपाधि की 100% प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। ये सब देना होगा। परीक्षा केंद्र तिथि किसी भी तरह मान्य नहीं होगा। ये बात की बातें हैं, आप लोगों को बताया जाएगा, सब डिबार किया जा सकता है। ये इंस्ट्रक्शन जब पेपर होगा तब उसमें फॉलो करना है। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो एक नंबर दिया गया है। जैसे अगर आपको क्वेरी है, कोई घर से फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक दूरभाष नंबर दिया गया है
0522-2720814 यानी 05-22-27-20-814 ये नंबर दिया गया है। आप लोग इस पे जाके फ़ोन कर सकते हैं और अपनी बात का समाधान ले सकते हैं। ये वेबसाइट है upsc.government.in। और अगर नहीं हो रहा इसके माध्यम से तो किसी भी कार्यालय में आप लोग एप्लीकेशन के थ्रू भी संपर्क कर सकते हो, अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। UPSC पिकअप भवन लखनऊ। ये इन्होंने बता दिया है कि शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा।